अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं मेहरीन सब्ते। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे उस बारे में आपको बताते चले। सबसे पहले तो भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग और जंगी जनूनियत जो कि जारी है उस पर हम बात करेंगे। हुकूमत खामोश है या हिकमत से काम ले रही है, इस पर बात करेंगे। मुल्क में गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और गुर्बत दिखाकर दुनिया से कर्जे लेने वाली हुकूमत ने अराकीन पार्लियामेंट की तनख्वाहों में दो गुना इजाफा कर दिया है। गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है या गुड गवर्नेंस की हुकूमती तावील है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी। बहुत सी अहम मालूमात से हम आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे पंजाब भर में और बिलखसूस लाहौर में होने वाले स्ट्रीट क्राइम्स में जो होशरुबा इजाफा हुआ है, इस बारे में। सबसे पहले आज जो फिर हिंदुस्तानी जाहरियत जारी है उस पर हम बात करेंगे। भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग से 3 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए, जबकि पाक फौज के भरपूर जवाब के नतीजे में हमारे मुताबिक 7 भारतीय फौजी मारे गए, जबकि उनकी जानिब से भी एक्सेप्ट किया गया कि 3 भारतीय फौजी जो है वो मारे गए। दूसरी तरफ वादी नीलम के इलाके लोआत में हिंदुस्तानी फोर्सेस ने एक मुसाफिर बस को निशाना बनाया और इसके नतीजे में 9 मुसाफिर जो है वो जाँ बहक हुए, 11 अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग का निशाना बनने वाली ये कोस्टर मुजफ्फराबाद जा रही थी। उनका कहना था कि वादी नीलम में भारतीय फायरिंग का आगाज रात 3 बजे हुआ, ताहम सुबह इसमें शिद्दत आ गई। दूसरी जानिब कोटी नक्याल सेक्टर की बात करते चले, जहां सुबह तकरीबन 8:40 पर शुरू होने वाली जो हिंदुस्तानी फायरिंग है उसके नतीजे में भी एक शख्स जाँ बहक हो गया। 6 के करीब बताया जा रहा है कि अफराद जख्मी भी हुए। ये भी आपको बताते चले मजीद नुकसानात का भी खदशा है। अभी तक तो ये वो स्टैट्स है जो कि मंजर आम पर आ रही है, क्योंकि भारत की जानिब से शदीद शेलिंग जो है वो जारी है। कोटली डिस्ट्रिक्ट का इलाका है तत्तापानी सेक्टर, जहां पर फायरिंग से एक शहरी भी जख्मी हुआ है। LOC के शाहकोट, जोरा, भटल, करेला और जो दीगर सेक्टर है तत्तापानी सेक्टर, जैसा कि हमने पहले बताया, यहाँ पर भारतीय फौज की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग, गोलाबारी की गई और ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने इन तमाम सेक्टर्स पर शहरी आबादियों को निशाना बनाया है। इस पर पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई और हिंदुस्तानी शहरी आबादी को नहीं, चौकियों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान में हिंदुस्तान की जानिब से शहरी आबादियों को निशाना बनाकर खित्ते में जंग का खतरा पैदा किया जा रहा है। तशवीशनाक सूरत हाल है, इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद मौजूद है। जनरल साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि शहरी आबादी को निशाना बनाना, जंगी जनूनियत इस वक्त भारत पर सवार है, क्या चाह रहा है भारत, क्या चाहत है उसकी? जनरल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, हमारी लाइन का थोड़ा सा मसला है। हम जनरल साहब से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। इस वक्त भारत जो LOC के ऊपर अपनी जंगी जनूनियत दिखा रहा है, उसका इलाज क्या होगा, क्या चाह रहा है वो पाकिस्तान से? क्या वो ये सोचता है कि आज़ाद कश्मीर में वो जो कुछ करता रहेगा, पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वहाँ पर वो जो कुछ करता रहेगा, उसको उसका जवाब नहीं दिया जाएगा? हमारी तरफ से जो अभी हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, उसके हवाले से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात है, आम आवाम के अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ात है, तज्ज़ियेकार इसके ऊपर तज्ज़िये कर रहे हैं। क्या एक ऐसे वक्त में जब हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक जंग छिड़ी हुई है और भारत जंगी जनूनियत का शदीद शिकार हुआ है और अब वो चौकियां तो छोड़ के हमेशा से वो शहरी आबादी को निशाना बनाता है, लेकिन अब शदीद निशाना बनाया जा रहा है। और एक कोस्टर का जो वाकया सामने आया, ये तो एक वाकया है। इससे पहले गुज़िश्ता दिनों हमने बच्चों के हवाले से भी बात की थी, किस तरह से बच्चों की हमने लाशें उठाई, किस तरह हमारे जवानों की लाशें उठाई जा रही है। बिला शक हम भरपूर जवाब दे रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे। ऐसा नहीं है कि पाक फौज की जानिब से जवाब नहीं दिया जा रहा, जवाब दिया जा रहा है, भरपूर जवाब दिया जा रहा है। लेकिन भारत जो सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहा है, वो सिचुएशन क्या क्रिएट करना चाह रहा है? तशवीशनाक सूरत हाल है और इसके नतीजे में खुदा न खास्ता अगर सिचुएशन मजीद खराब होती है तो फिर क्या होगा और पाकिस्तान को किस तरह का जवाब देना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तानी हुकूमत जो है इसके ऊपर खामोश है और हमारी अपोजिशन की जानिब से उस तरह की भरपूर आवाज़, जैसा कि पनामा लीक्स के हवाले से तो उठाई जाती है, इस पर उस तरह से आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही? क्योंकि ये अब बहुत ही आम मसला बन गया और जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त क्रिएट होती जा रही है, तो इस मसले को अब कहीं अंजाम तक पहुंचाना है, कुछ इसके ऊपर करना है, या कि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में जाना है और वहां पे जाके ये शो करना है कि हम तो बहुत एक दोस्ताना रवैया दिखा रहे हैं और हम बहुत अमन पसंद है। हमारे साथ इस वक्त जल साहब मौजूद है। जल साहब, बताइए भारत क्या करना चाह रहा है, क्या उसकी चाहत है और पाकिस्तान का जवाब अब क्या होना चाहिए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, भारत का मसला ये है कि वो LOC के ऊपर वायलेशंस करके जो कुछ हासिल करना चाहता था उसको नहीं हुआ। उसका भांडा फूट गया जो उसने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की। उसका पाकिस्तान आर्मी को नुकसान पहुंचाने के दावे झूठे साबित हुए। उसका अपना नुकसान इस प्रोसेस में काफी हुआ। अब अपने अवाम को भी सेटिस्फाई करना है, जो मोदी साहब की एक मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन जीता ही इसी बुनियाद पे था कि पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। तो इन हालात में एक फ्रस्ट्रेशन है, एक परेशानी है जो उनको मजबूर कर रही है, और वो दाएं बाएं इस तरह के टारगेट्स जो कि नहत्ते लोग हैं उनके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। उनको ये भी पता है कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स पे फायर करेगा, पीछे कश्मीरियों के ऊपर फायर नहीं करेगा। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान इसी हालत में रहे जैसा आज जवाब दे रहा है। आज सूरत हाल ये है कि भारत करता है वायलेशन और हम जवाबी कार्रवाई करते हैं। मैं ये कहता हूं कि नहीं, अब ये खत्म हो जाना चाहिए किस्सा। अब हमें भारत का इल्जाम जो हमारे ऊपर लगता है, भारत सारी दुनिया को ये कहता है कि जी पाकिस्तान ने वायलेशन की, भारत ने जवाब दिया। अगर इल्जाम लगता है तो फिर हम वायलेशन क्यों ना करें? हमें पूरे कश्मीर के पूरे LOC के ऊपर हमें देखना चाहिए। जहां कहीं भारत वल्नरेबल नजर आए, जहां कहीं इनके टारगेट नजर आए, उनको डिस्ट्रॉय किया जाए, उनको तबाह किया जाए, ताकि भारत को जानी नुकसान उठाना पड़े। और ज्यादा जानी नुकसान उठाएगा भारत तो वो बाद आएगा। लोग कहते हैं कि ये सोल्यूशन आर्जी है, बिल्कुल आर्जी है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन तो वही है कि कश्मीर का मसला हल हो, जिसपे आप देख रहे हैं कि भारत बात नहीं करना चाहता। अगर ये सूरत हाल रहे तो फिर मैं समझता हूं कि हाल एक ही है कि इसको नुकसान पहुंचाया जाए। आज आप डिफेंसिव हैं, आज आपका मोड जो है वो आप यूं कह लीजिए कि आप सिर्फ रिस्पॉन्ड करते हैं, भारत के एक्शन का रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर। लेकिन अब एग्रेसिव मोड में आपको आना चाहिए कि आप रिएक्ट नहीं करें, भारत को रिएक्ट करने दें, आप उनके टारगेट एंगेज करें, आप उनको हर जगह नुकसान पहुंचाएं, बजाय इसके कि वो जिस सेक्टर में वो फायर करें हम उसका जवाबी फायर करें। नहीं, मेरा ख्याल है हमें अपना रवैया बदलना होगा। दूसरी तरफ ये है कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे इसके सबूत, इसकी तस्वीरें, आप जब तक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को बाहर मोबिलाइज नहीं करेंगे, यूरोप के ममालिक में पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज नहीं करेंगे, तो आपको फायदा नहीं होगा। क्योंकि वहां की हुकूमतें मुनाफिकत की सियासत करती हैं, वो अपने मुफादात की सियासत करती हैं। उनके ऊपर उन्हीं की पब्लिक का अगर प्रेशर आप लेके आएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और उनकी पब्लिक का प्रेशर लाने के लिए यही है कि पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करें, वहां पे तस्वीरी नुमाइशें कराएं भारत की बर्बरियत की, वहां पे वीडियोस दिखाएं, वहां पे सेमिनार करवाएं ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर। जनरल साहब, जो आप बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मुफादात लोगों के कुछ और हैं, मुफादात के वो ताबे हैं, अवाम में ये शऊर बेदार किया जाए। तो जो अक़वाम मुत्तहिदा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के हवाले से कहा जाता है कि उन्हें बुलाया जाए, उन्हें दिखाया जाए, तो क्या ये मामला सही नहीं है, ये तरीकाकार सही नहीं है, अवाम उन्नास तक ही पहुंचा जाए? वो तरीका इसलिए ठीक नहीं है कि उसमें उस कमेटी को भारत से परमिशन मांगनी पड़ती है आने की। चुनाचे वो कमेटी वो आज दिन तक फाल नहीं हो सकी। और एक तरफ वो इजाजत मांगती है, भारत इजाजत नहीं देता। दूसरी तरफ ये है कि ये मगरबी हुकूमतें भारत पे कोई दबाव नहीं डालती कि आप इजाजत दें। अब मगरबी हुकूमतें दबाव इसलिए नहीं डालती कि उनके ये अपनी जाती मसले नहीं है, पाकिस्तान का मसला है, लेकिन उनकी अपनी आवाम जो है वो उन पे कोई दबाव नहीं। उनके अपने मफादात है ना, भारत के साथ तजारती मफादात है। लेकिन अगर उनके अवाम, उनके अपने अवाम, मिसाल के तौर पे अगर अमेरिकी अवाम या बरतानवी या बेल्जियम के अवाम जो है उनको हमने मुतहर्रिक किया, पब्लिक ओपिनियन वहां चेंज किया है, तो वो तो अपनी हुकूमतों पे दबाव डाल सकते हैं। क्योंकि हुकूमतें तो जमहूरी हुकूमतें हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस, एक बेहतरीन सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन है। वहाँ कश्मीरी आबाद हैं, ठीक है, वहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, आप क्यों नहीं वहाँ पे जाके पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज करते? ठीक है, आप रोज टकरे मारते हैं यहाँ पे उनके डिप्टी हाई कमिश्नर को बुला के। यानी आप ये कह रहे हैं जनरल साहब कि हमारे जो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से आवाज उठाई जानी चाहिए, और जो एक बात बार बार की जाती है, वजीर खारजा नहीं है यहाँ पर, वजीर खारजा नहीं है, ये वो ड्रॉबैक्स है जिनकी वजह से हम मार खा रहे हैं। बिल्कुल वो भी है, लेकिन दूसरा हमारे वजीर आजम का एटीट्यूड भी है। आप उसको यूं देखिए, मवाजना कर लीजिए ना कि एक तरफ मोदी साहब हैं, दूसरी तरफ आके वजीर आजम है। आप अगर पिछले मोदी साहब के आने के बाद उनका सारा अगर अमल दमल देखें, कोई बाहर का दौरा, कोई बाहर से आया हुआ, उनके इंडिया में आया हुआ कोई डिग्नेटरी,
कोई मौका दुनिया का, कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आप देखेंगे मोदी साहब उसमें छोड़ते नहीं है जब तक पाकिस्तान को वहां जलील ना कर लें। और वज़ीर-ए-आज़म साहब इस वक्त बिल्कुल खामोश हैं, इतने बड़े वाकयात उन्होंने हो रहे हैं और आज के दिन भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ इस तरह की बात सामने नहीं आई, मजम्मत हो जाती है बस। होती नहीं है। आप देखिए कि भारत में 2008 से लेकर 2016 तक पठानकोट का वाकया 2016 जनवरी में होता है, उससे पहले 8 सालों में कोई वाकया नहीं हुआ। 8 सालों में पाकिस्तान के 70,000 लोग मारे गए, सैकड़ों हमारे वाकयात हुए दहशतगर्दी के यहाँ पे, और भारत पूरी दुनिया को फिर भी ये कहता रहा कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान एपिसेंटर है, और दुनिया यकीन करती रही। उसकी वजह क्या आप खामोश हैं? आज आपके पास सैकड़ों सबूत हैं। आप अपने स्टैंड को वाजे नहीं करे। जनरल साहब एक बात का और जवाब दीजिएगा। आपने एक बात की, आपने कहा मोदी जो है उस पे जनूनियत जो है इस वक्त सवार है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी है कि वहां पे उनकी फौज भी मौजूद है और वो भी अपने जवानों के लाशें उठा रहे हैं। तो क्या मोदी का जो स्टैंड है और जो मोदी की चाहत है और जो यूपी में होने वाले इलेक्शंस है वो इस कदर डोमिनेट कर रहे हैं कि उनकी फौज को भी नजर नहीं आता, वहां की आवाम को भी नजर नहीं आता, या वहां तक ये बात पहुंच ही नहीं पाती है? नहीं, देखें, उनकी जो एक नेशनल पॉलिसी है, जैसे वो समझते हैं कि कौमी मफाद में है, और उनकी आर्मी भी समझती है, उनके लोग भी समझते हैं, और वो क्या है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट करना है, पाकिस्तान को इंटरनली हमने डिस्टेबलाइज करना है, इकोनॉमिकली वीक करना है, क्योंकि यही वो तरीका समझते हैं कि एक तरीका है कि पाकिस्तान कश्मीर को भूल जाएगा। अब ये उनकी नेशनल पॉलिसी है, उसमें फौज भी तावन कर रही है और गवर्नमेंट बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। गवर्नमेंट जितनी उस पर फाल नजर आती है, वो तो आप देख ही रहे हैं कि कितना उन्होंने जो सेटअप अपना अजीत डोवल के साथ मिलकर बनाया है, इंटेलिजेंस का सेटअप, और सीपैक को तबाह करने के लिए जो उन्होंने सीपैक के सेल्स बनाए वहां पे, अगर आप वो देखें तो वो तो बड़ा दिन रात सर जोड़ के कहते हैं ना कि इस वक्त जो इन्होंने बजट रखा है ये उतना ही बजट है जितना कि उन्होंने उस वक्त रखा था जब बांग्लादेश को तोड़ने के लिए तैयारियां की जा रही थी। जनरल साहब, आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि अब हमें कुछ करना होगा, हम हमेशा इंतजार कर रहे होते हैं, वहां से कुछ होता है तो हम रिएक्शन में हम जवाब तो दे देते हैं, मुंह तोड़ जवाब दे देते हैं, लेकिन अब हमें एग्रेसिव स्ट्रैटेजी अपनानी है। तो फिर क्या आपके जवाब से ये मतलब लिया जाए कि अब पाकिस्तान को महदूद पैमाने पर जंग करनी पड़ेगी? नहीं, महदूद पैमाने पे जंग नहीं है। फर्क ये है कि आप यहाँ पे जब हिंदुस्तान करता है वायलेशन एलओसी की, आप जवाब देते हैं। इसका मतलब यह है कि उस सेक्टर में हिंदुस्तान जब आपके ऊपर गोलाबारी करता है उससे पहले वो अपने दिफाई मामला दुरुस्त कर देता है, कि अपने लोगों को छुपा देता है। अब तो देखिए ना, टैंक्स तक इस्तेमाल हो रहे हैं। हाँ, अपने लोगों को वार्निंग दे देता है कि आप बाहर ना निकलें। लेकिन ये तो है ना कि जहां वो वायलेशन नहीं कर रहे वहां उनके लोग फिर रहे हैं, वहां उनके टारगेट सामने हैं। तो मैं समझता हूं कि अब हमें पहल भी कर लेनी चाहिए जहां पे हमें नजर आए कि भारत, यानी हमें जस्टिफाइड वायलेशन कर लेनी चाहिए। ठीक है आपकी वायलेशन जो है उसका जवाब देने के बजाय हम फिर वायलेशन का इल्जाम जो और हम हद बजाने भी होंगे उसमें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमजद शुएब साहब आपका इस मौजू पे बात करने के लिए। बहुत ही अहम मौजू है और इस वक्त जरूरत है कि जवाब दिया जाए। क्या ये भी जरूरी है कि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में इस मौके पर जाया जाए? सरताज अजीज साहब कहते हैं कि ये एक और मामला है, लेकिन अगर हम नेशनल लेवल पे देखें, इंटरनेशनल लेवल पे देखें, हम इस मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस मुल्क के अवाम को मारा जा रहा है, शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है, और उसका क्या जवाब इस तरह से जाकर दिया जाना चाहिए? ये सवाल हम आपके पास, अपनी आवाम के पास, अपने लोग के पास, अपनी पब्लिक के पास छोड़ के जा रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे एक और जो स्टेप लिया गया गरीबों को बेहतर करने के लिए नहीं, बल्कि कौमी असेंबली में जो लोग शायद आते ही नहीं, आते हैं तो बहुत कम आते हैं, उनके लिए कुछ बेहतरी की जा रही है। दुनिया से कर्जे लेने वाली जो हुकूमत है उसने अपने अरकान असेंबली के लिए तनख्वाहों में इजाफे का फैसला किया है, 2 गुना इजाफे का फैसला किया है। क्या ये गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है या गुड गवर्नेंस की हुकूमती तावील है? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत मुल्क के गरीब और गुर्बत दिखाकर दुनिया से कर्जे पर कर्जे ले रही है और दूसरी तरफ इस पैसे से
खुद की ही तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है। वफाकी काबीना ने स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा और अराकीन पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 150% तक इजाफे की मंजूरी दे दी है। अब चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली इस वक्त 1,19,008 रुपए बुनियादी तनख्वाह ले रहे हैं, बाशमूल 2 अलाउंसेस है। अब ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स है, मैं जरा यहाँ से पढ़ के आपको बताती चलो। इन तनख्वाहों को 2,05,000 रुपए बाशमूल अलाउंसेस तक बढ़ा दिया गया है। अब डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट और डेप्यूटी स्पीकर कौमी असेंबली की तनख्वाह जो है वो 1,10,085 रुपए से बढ़ाकर 1,85,000 रुपए बशमूल अलाउंसेस कर दी गई है। ठीक है, 2,85,000 कर दी गई है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स में सामने लिखे हुए, अब इनको मैं पढ़ूंगी तो थोड़ा सा ड्रैग कर जाएगा, लेकिन बात यह है कि 150% तक इसको बढ़ा दिया गया है। अब अराकीन पार्लियामेंट जो है उनकी माहाना जो बुनियादी तनख्वाहें हैं वो तकरीबन 2 गुना हो जाएंगी। ये तो एक तरफ की बात है। सवाल यहाँ पर यह है कि वो लोग धमाके हुए, अभी हमने पीछे सुना, लोगों को उठाने के लिए, जो जख्मी हुए थे उन्हें उठाने के लिए एम्बुलेंसेस तक मौजूद नहीं थी। लोग मारे जा रहे हैं, स्कूल्स नहीं है, अस्पताल में बेसिक इक्विपमेंट्स नहीं है। ये सब करने के लिए तो पैसे नहीं है, लेकिन कौमी खजाने पर 1,40,00,000 का बोझ मजीद डाल दिया गया है। तो ये कैसे जस्टिफाइड है? यानी खजाने पर, कौमी खजाने पर सालाना 40 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया है। क्या ये जरूरी था, या बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है उनको पूरा करना जरूरी था? इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में ज़ईम काजी साहब मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान मज़मून, और हमारे साथ शौकत यूसुफज़ई साहब मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। शौकत यूसुफज़ई साहब, आपसे सवाल का आगाज करते हैं। क्या कहेंगे आप, कितना जस्टिफाइड है हुकूमत ये एक्शन लेने पर, तनख्वाहों को 2 गुना बढ़ा देना, 40 करोड़ का इजाफी बोझ जो है खजाने पे डाल देना, हम लोगों की जेब पर जिस तरह से हम लोग के जितने टैक्सेस कटते हैं, और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि टैक्सेस जो है कि वहां इस्तेमाल हो जहां पर वाकई उनकी जरूरत है। क्या इसकी जरूरत थी, या उसकी जरूरत है जो मैंने कहा हॉस्पिटल्स की, स्कूल्स की, एम्बुलेंसेस की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपकी बात भी दुरुस्त है, लेकिन ये मुझे बताएं कि ये जो तनख्वाहों में इजाफा हुआ है सिर्फ इस वजह से हालात ख़राब हैं? मेरे ख्याल से जो करप्शन हो रही है ना, जो वन ऑफ द रीजंस ना शौकत यूसुफज़ई साहब, हालात खराब नहीं, माजरत के साथ नहीं, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। 12 अरब की जो करप्शन हो रही है ना रोजाना के हिसाब से, तो हम अपने सिस्टम की तरफ भी जाना पड़ेगा ना। जो अवामी नुमाइंदे, आप मुझे बताएं कि माजरत कलामी के लिए ब्रेक पे हमें एक क्विक ब्रेक के लिए जाना है। हम वापस आते हैं, इस बात को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करें हम इस वक्त कौमी असेंबली में जो तनख्वाहें बढ़ा दी गई है और 150 गुना इजाफा किया गया है, और इस इजाफे का बोझ यकीनन कहाँ पड़ेगा आपको मालूम है। 40 करोड़ का इजाफी बोझ जो है वो कौमी खजाने पे पड़ेगा। इस पे हम बात कर रहे थे। शौकत यूसुफज़ई साहब हमारे साथ मौजूद है और ज़ईम काजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, आपसे एक सवाल किया था, क्या आप दुरुस्त समझते हैं, ऐसा किया जाना चाहिए इस कदर बोझ, और क्या ऐसा किया गया है कौमी असेंबली के मेंबरान की जानिब से कि उन्हें ये इजाफी बेनिफिट दिया जा रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि असम्बली के अंदर तमाम लोग जो होते हैं ना, जो मेंबरान असम्बली होते हैं, वो सारे एक जैसे नहीं होते हैं ना। उनके पास, सबके पास वसाइल ज़्यादा होते हैं, बड़े बड़े हल्के होते हैं, उनपे लोगों को खिदमत करने का मौका मिलता है। आपको पता है 1 लाख रुपए आजकल तनख्वाह, अगर वो इस्लामाबाद आए जाए नहीं अफोर्ड हो सकता अगर सही मानों में। अगर आप, वो फिर क्या होता है, करप्शन करते हैं। तो अगर एक चीज हो जाए कि इनकी तनख्वाहें बढ़ा के करप्शन करनी है ना शौकत साहब, उसे वैसे भी करनी है। वो तनख्वाह बढ़ने से करप्शन से रुकेगा नहीं। नहीं, वैसे नहीं करनी है। अगर आप सिस्टम बनाएंगे ना, अगर आप फुल प्रूफ सिस्टम बनाएंगे तो फिर उसमें करप्शन नहीं हो सकती। और यही हम चाहते हैं। हम इस मुल्क के अंदर देखें, तनख्वाहें बढ़ाने से कोई क़यामत नहीं आएगी, लेकिन जो इस वक्त इशू आ रहा है कि करप्शन, लोगों को डराया जा रहा है। शौकत साहब, तो उनकी भी तनख्वाहें बढ़ा देनी चाहिए। जस्टिफाइड है? केपीके में क्या किस रेशो पे तनख्वाहें दी जा रही है? देखिए, वो तो असेंबली कवानीन कायदा है, उस पर तो मैं बात नहीं कर रहा ना। मैं तो आप जो क्वेश्चन पूछा है, अगर कोई उस पर परफॉर्मेंस अपना शो कर रहा है, आवाम की खिदमत हो रही है, आवाम की खिदमत हो रही है, और इस निज़ाम को इतना मजबूत किया जाए कि उसमें करप्शन को ख़त्म किया जाए।
करप्शन को हम खत्म कर लेंगे ना, ये देखिए ये 40 करोड़ रुपए इस तरह नहीं है कि 40 करोड़ रुपए दे के आपने पूरे मुल्क को जो है ना तलाश कर दिया। आप मुझे बताएं कि क्या बेरोजगारी की जिम्मेदारी यही 40 करोड़ रुपए बनते हैं, या इस 40 करोड़ से आप पूरे अस्पतालों को ठीक कर सकते हैं? आपके पास अरबों रुपए की जो करप्शन हो रही है पहली उसको बात रोकना कतरा पड़ेगा। दरिया बनता है शौकत साहब। दूसरी बात ये सिंबॉलिक चीज है ना, क्या रहे हैं आप, दुनिया को दिखा क्या रहे हैं? आप लोगों के पास एम्बुलेंसेज नहीं है, आपके अस्पताल चले। ज़हीम कादरी साहब हमारे साथ मौजूद है। ज़हीम कादरी साहब क्या कहेंगे इंसाफ के साथ, क्या कौमी असेंबली में जो लोग हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जानी चाहिए? क्यों बढ़ाई जानी चाहिए? जो लोग आते ही नहीं उनकी भी बढ़ाई जानी चाहिए, उनके लिए भी कुछ करना चाहिए? देखिए, एक तो मैं आपको वाज़ेह तौर पे अर्ज कर दूं कि ये तनख्वाहें जो बढ़ाई गई हैं ये तकरीबन 13 साल बाद बढ़ाई गई हैं। यानी कि जो इफेक्ट है इन्फ्लेशन का, डिवैल्यूएशन का, 13 साल से 14 साल ज्यादा बढ़ाई जा रही। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये उतना ही इफेक्ट है जो डिवैल्यूएशन और इन्फ्लेशन का है, अगर आप इसको कैलकुलेट करें, बल्कि उससे बहुत कम है। 2, ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए डिबेटेबल इशू है। मैं ये समझता हूं कि अगर कोई शख्स अपने किसी भी काम के लिए 20, 18, 10 घंटे दे तो यकीनन उसका ये राइट है कि उसको फैसिलिटेट किया दे ना, वक्त दे। ये फिर वो और इशू है ना, जब आपकी बात 100% दुरुस्त तब हो जाएगी कि इसको इस तरह कैलकुलेट, बैकवर्ड स्टेटिस्टिकली कैलकुलेट करें कि वो लोग जो असेंबलियों में तो हैं लेकिन एक महीने में 1.5 दफा आते हैं, या अपनी उनकी जो इनपुट है वो 0 है, तो उसको उस पर कैलकुलेट करना चाहिए। ये मैं इसके लिए हाजिर हूं। लेकिन जहां तक इसके बढ़ने का ताल्लुक है तो इसको मैं कैटेगोरिकली स्टेटिस्टिकली बता दूं कि इस 14 बरस में अगर आप इन्फ्लेशन और डिवैल्यूएशन का इंपैक्ट लगा लें इन पैसों पे, तो इन पैसों को इससे 3 गुना होना चाहिए। ज़हीम कादरी साहब देखिए, जब एक इजलास होता है कितना खर्चा उस पे आता है आपको? जब 7, 8, 10, 12 लोग होते हैं और उस पूरे हॉल को चलाने के लिए जो उस एक दिन का खर्चा होता है वो कितना खर्चा होता है? कोई जस्टिफिकेशन है नहीं ना। और दूसरी बात, ये बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप। वो कहते हैं 40 करोड़ ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता 40 करोड़ से बहुत सी एम्बुलेंसेज आ सकती थी, बहुत से अस्पतालों की हालत बेहतर हो सकती थी? 40 करोड़ से यकीनन 5 या 7 एम्बुलेंसेज तो आ सकती है, लेकिन अगर उनके लिए पैसे मुख्तस ना किया गया हो। देखिए, जब आप बजटिंग करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने होती हैं। आप ग्रोथ रेट को, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ये कहकर ज़ीरो नहीं कर सकते कि आपने बेसिक नेसेसिटी और टॉप प्रायोरिटीज़, यानी कि जो हमारी थी पहले टेररिज्म, फिर एजुकेशन एंड देन हेल्थ, तो उनको हमने नहीं, हमने उनके लिए सब कुछ मोड़ देना है और हमने ये काम नहीं करना, तो वी वुड बी एक सेकंड मुझे खत्म कर दे, वी वुड बी ए स्टैग्नेंट इकोनॉमी। हम एक जगह एक जमी हुई इकोनॉमी होंगे जो यकीनन एक फेल्ड इकोनॉमी होती है। तरीकाकार ये होता है कि प्रायोरिटाइज किया जाए। पंजाब में हमने इस बार 27% बजट हेल्थ के लिए और 27% एजुकेशन के लिए और 16% हेल्थ के लिए रखा। दैट मेक्स अबाउट 47% ऑफ द टोटल बजट, यानी कि ये हमारी प्रायोरिटी थी। लेकिन फिर भी एम्बुलेंसेज नहीं है, फिर भी एम्बुलेंसेज नहीं होती कादिर साहब। सुन लेना, जवाब ले लें, आप सही सवाल करिए। एकदम नहीं आएंगी अगर ये अमाउंट कंटिन्यूसली लगती रहेगी किसी भी हुकूमत के पास, चाहे वो केपीके की गवर्नमेंट हो, पंजाब की गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो या किसी और मुल्क की गवर्नमेंट हो। ये अवेलेबल रिसोर्स इतना नहीं होता कि वो एकदम चीजों को दुरुस्त कर दे। आपने शुरू कर दिया काम, अब देखिए ना 10,000 मेगावाट के सिस्टम की बिजली के लिए मंसूबे बन रहे हैं, पैसे लग रहे हैं ना उसके लिए। बिजली जो कि रूह है इकोनॉमी की, तो हुकूमतों को ये सब कुछ देखना पड़ता है। सब कुछ देखना है, लेकिन इंसेंटिवाइज जरूर कीजिए, लेकिन वहां इंसेंटिवाइज कीजिए जहां पे हक बनता है। हम अगर छुट्टियां करते हैं या हम अगर अपनी पूरी नहीं करते अटेंडेंस, तो हमें उसका जवाब देना होता है। हमारी तनख्वाहों में छूटते पैसे। शौकत यूसुफ साहब जल्दी से बात कर दीजिए, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। जी जी देखिए, मैं देखो, मैं इससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, देखें, एक कौमी असम्बली का मेंबर अगर वो 2 लाख तक सैलरी नहीं लेता तो वो अब मुझे सिंपल सी बताएं, हर आदमी के पास पैसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ असम्बली के मेंबरान आप देख लें, उनके पास किराए के पैसे नहीं होते हैं, वो सिर्फ तनख्वाह पे गुजारा करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप सिस्टम को इस तरह बेहतर बनाना चाहिए कि एक शौकत साहब आपकी बात दुरुस्त है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम की जानिब आप दुरुस्त कह रहे हैं, तनख्वाहों पे गुजारा करते हैं, लेकिन उन तनख्वाहों को जस्टिफाई करना जरूरी है। बिल्कुल, उसको तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए। ज़हीम कादरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, शौकत यूसुफ साहब आपका बहुत शुक्रिया। जाते जाते हमने एक अहम इशू उठाया था, उस बारे में भी बात करते चले। पंजाब, जहां पर
जराइम की शरह जो इसमें दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है और शहरियों को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। जराइम में स्ट्रीट क्राइम सरे फहरिस्त है और रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रीट क्राइम में 26%, जबकि खवातीन से ज्यादती के वाकयात में 12% इजाफा हुआ है और ऐसे वाकयात के 2334 जो केसेस है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। अब गुज़िश्ता 9 माह के दौरान 3,12,418 मुख्तलिफ केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से अक्सर का कोई हल नहीं निकला। पंजाब में जराइम पर काबू पाने के लिए हर साल सिक्योरिटी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन जराइम के वाकयात में कोई खाते खा कमी देखने में नहीं आई है। लाहौर में हमने डॉल्फिन फोर्सेस देखी, पैरा फोर्स देखी, क्विक रिस्पांस फोर्स देखी, दीगर फोर्सेस मौजूद है। इतना खर्चा होने के बावजूद वारदात के वक्त फोर्सेस दूर दूर तक नजर नहीं आती। गुज़िश्ता रोजी हमने लाहौर में ट्रैफिक सिग्नल पर दिन दहाड़े होने वाली एक वारदात दिखाई। आए दिन सूबे के तौर से रिपोर्ट होने वाले जराइम जो है वो हुकूमत की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है और इस पर हमने बात तो करनी है, आवाज उठाएंगे आने वाले दिनों में भी। मुझे मेहरीन सप्तैन को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिएगा। अपना रखिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।